नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन तीसरा अपने शुरू कर रखा है अनुवांशिकी। इसके बारे में अपने कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं अपने जो आगे काम आएगी मेंडलवाद के नियमों में, उनके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो एक दो परिभाषाएं पढ़ ली थी, आगे की अपने पढ़नी है। जैसे देखो आपकी परिभाषा है आगे समयुग्मन जी। सम जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है समान, कि जब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो भी जीन है वो दोनों क्या है, समान है, समान, तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। कि दोनों यदि टी हैं तो दोनों कैपिटल हैं, दोनों समान हैं। यदि स्मॉल है तो दोनों स्मॉल टी हैं, दोनों क्या है, समान है। तो इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। नाम से ही स्पष्ट है। अगला है जैसे विषम युग्मजी, तो जो भी किसी भी लक्षण को जो नियंत्रित करते हैं वो जीन क्या है, अब असमान है, विषम है। क्या है, विषम है, असमान है, तो उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। जैसे एक बड़ा टी है तो दूसरा क्या है, स्मॉल टी, तो ये क्या होगी, असमान होगी। कि दोनों क्या है, असमान है, अलग अलग हैं, उसे कहेंगे विषम युग्मजी। और जो समान है उसे कहेंगे समयुग्मजी। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। अगला है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप कहते हैं जिसे किसी भी चीज को बाहर से देखने पर ही पता चल जाए कि वो कैसा है। देखने से पता चल जाए कि वो लंबा है, देखने से पता चल जाए कि वो पौधा बौना है। कि बाहर से जो बाहरी प्रारूप है उसको देखने से जो प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। जो बाहर से देखने पर जिसकी किसी भी स्थिति का हम पता लगा सकते हैं तो वह क्या है, लक्षण प्रारूप। इसके बाद देखो अगला है जीन प्रारूप। भी किसी भी सजीव की जो आनुवांशिक रचना है उसी को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। कि शुद्ध जैसे समयुग्मजी लंबा है तो बड़े टी, और अशुद्ध है या विषम युग्मजी लंबा है तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी। मतलब जो बाहर से किस चीज़ का पता चलता है वो तो क्या है, लक्षण प्रारूप है। और जब किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। इसके बाद आगे के दो है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जनक से जब उनकी प्रथम पीढ़ी जिसे प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अपवन पीढ़ी कहते हैं। कि जब जनक से माता पिता से जो प्रथम पीढ़ी उसकी संतान उत्पन्न होती है तो जो लक्षण उसी में दिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते हैं, जो स्वयं को प्रकट कर पाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो व्यक्त नहीं हो पाते, जो छिप जाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए मानो टी, कि वो इस टी का इस प्रकार का अर्थ होता है, आगे अपने जानेंगे कि जो पौधे हैं वो लंबे हैं। तो इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ, कैपिटल टी का अर्थ होता है जो पौधे हैं वो शुद्ध लंबे हैं, और स्मॉल टी का अर्थ होता है जो पौधे हैं वो शुद्ध बौने हैं। तो ये दोनों इकट्ठे आए तो इसका अर्थ हुआ कि जो पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं। तो फिर कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, कैपिटल टी। तो फिर ये लक्षण क्या कहलाया, प्रभावी। और स्मॉल टी प्रकट नहीं हुआ तो ये लक्षण क्या कहलाया, अप्रभावी। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में समय को प्रकट नहीं कर पाता, छिप जाता है, वह क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसके बाद देखो एक संकर संकरण का अर्थ है कि जिसमें केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए, एक ही लक्षण के बारे में अध्ययन किया जाए। कि यदि हमने पौधे की लंबाई को ले लिया तो हमने सारा प्रयोग क्या किया, उसी की लंबाई को लेकर ही संपन्न किया, हमने दूसरी चीज के बारे में बात नहीं की उस प्रयोग के टाइम। तो इसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। इसके बाद जैसे नाम से ही स्पष्ट है दूसरा द्विसंकर संकरण। तो वह संकरण, अब पहले में तो अपने क्या किया था, केवल एक लक्षण लिया था। अब द्विसंकर संकरण में क्या करना है, कोई भी दो लक्षण ले लेने हैं, उनकी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो त्रिसंकर संकरण।
पहले एक था तो एक संकर संकरण, दो लक्षण ले लिए तो द्विसंकर संकरण, अब तीन लक्षण ले लेंगे तो त्रिसंकर संकरण, और उसके बाद यदि ज़्यादा लक्षणों की बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, बहुसंकर संकरण कहते हैं। कि जब कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फिर बहुसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो अगला है परीक्षण संकरण, कि वह संकरण जिसमें उसकी प्रथम पीढ़ी का जो संकरण होता है वो अप्रभावी जो लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। कि देखो जब प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, अभी जैसे बात कर रहे थे अपने प्रभावी और अप्रभावी में, कि अपने कैपिटल 2T लेकर उनका स्मॉल 2T के साथ जब परीक्षण करवाएंगे, आगे भी इसको करेंगे, तो इनका परीक्षण करवाने से क्या होता है, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t प्राप्त होता है। तो अब इसने क्या कहा कि F1 पीढ़ी आ गई। इस F1 पीढ़ी का जब संकरण अप्रभावी लक्षण, जो अप्रभावी लक्षण रह गए, इसमें अप्रभावी कौन से रह गए, स्मॉल t रह गए, तो इनका जब स्मॉल t के साथ इनका करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो संकर पूर्वज या पश्च संकरण, कि अब F1 पीढ़ी का जो संकरण है फिर दोनों जनकों में से किसी के भी साथ किया जाए। पहले वाले में तो क्या था, जो लक्षण अप्रभावी रह गए उनका जो संकर था वो केवल उन्हीं के साथ करना था, लेकिन संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या कहता है कि F1 पीढ़ी आपके पास आ गई, अब आप उसका जो परीक्षण है, उसका जो संकरण है वो तो चाहे आप प्रभावी के साथ करवा दो, चाहे आप अप्रभावी के साथ करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो, तो उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो व्युत्क्रम संकरण, इसमें क्या होता है कि जब कि अब प्रथम पादप ले लिया आपने टीटी, उसको जैसे नर, और दूसरे ले लिए स्मॉल टीटी, तो इनका प्रयुक्त किया। अब दूसरे संकरण में क्या किया आपने, टीटी को अपने मादा, पहले वाले में टीटी को नर लिया था, अब इस जिसको नर लिया था अब उसको क्या लिया, दूसरे में मादा के रूप में लिया, कि उसका उल्टा कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। मतलब नर वाले को मादा और मादा वाले को नर करके जब उनका परीक्षण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो जनक पीढ़ी, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जिसके द्वारा संतानें उत्पन्न होती है, वो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को आपस में संकरण करवाया जाता है वही पौधे क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाते हैं। और जनक में प्रथम पीढ़ी की जब जनकों के संकरण से जो प्रथम बार जब संकरण करवाया उससे जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। और प्रथम पीढ़ी को ही किस से लिखते हैं, F1 पीढ़ी से लिखते हैं। कि जनकों के संकरण से जो प्राप्त पीढ़ी है वह क्या है, प्रथम पीढ़ी, और इसे क्या लिखते हैं, F1 से लिखते हैं। और F2 पीढ़ी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी के फिर पहली बार संतति से जनकों से जब संकरण हुआ प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, प्रथम पीढ़ी को क्या कह दिया, F1 कह दिया। अब दूसरी बार क्या होता है, कि F1 पीढ़ी के जो संकरण हुए उससे फिर पुनः जब नई संतति प्राप्त की जाती है, जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उनका जब संकरण करवाया जाता है, और फिर जब नई पीढ़ी प्राप्त की जाती है, दूसरी बार प्राप्त की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद एक संकर और द्विसंकर, एक संकर संकरण से जो प्राप्त अनुपात होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं, और जो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसके बाद अपने जिसके बारे में अब तक इतना कुछ पढ़ा, ये सारे जो नियम पढ़े, परिभाषाएं पढ़ी, ये सारी हमारे काम आएगी अब मेंडल के जो नियम हैं इनके अंदर। तो मेंडल ने क्या किया था, कौन से मटर पर प्रयोग किए थे, कौन से पौधे पर प्रयोग किए थे, उदान मटर पर किए थे, कितने सालों तक किए थे, उसने 7 सालों तक किए थे। और फिर उनका जो विश्लेषण भी उसने प्रॉपर तरीके से सारा रखा था अपने पास। तो मेंडल के वही नियम क्या हैं उन्हीं के बारे में अपने जानते हैं। मेंडल ने 7 सालों तक प्रयोग किया और उसने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसने 3 नियम दिए थे,
तीनों के बारे में अपने डिटेल से सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यह जो नियम है वो मेंडल ने क्या किया था, एक संकर संकरण के परिणामों पर ही यह आधारित था। इस नियम में क्या होता है कि जब एक जोड़ी मतलब लंबे पौधे होते हैं उनका, ये जैसे लंबे पौधे हैं शुद्ध लंबे कहते हैं इसको, भी दोनों टी बड़े हैं तो इनको क्या कहते हैं, शुद्ध लंबे। इनके साथ शुद्ध शब्द लग जाता है, शुद्ध लंबे। और दोनों स्मॉल टी हैं तो ये क्या है, शुद्ध बोने। यह नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ी शुद्ध लंबे और का मतलब विपरीत से करवाया जाता है, कि शुद्ध लंबे हैं दूसरे शुद्ध बोने हैं, कि जब इसमें संकरण करवाया जाता है उसके विपरीत से व्युत्क्रम से तो संकरण करवाया जाता है, तो इससे अपने जब संकरण करवाएंगे आप प्रॉपर तरीके से लिख के भी करते हो तो क्या है, दो टी हैं, दो टी कैपिटल होंगे, दूसरे दो टी स्मॉल होंगे दोनों ही। इसका इसके साथ करवाओगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इसके साथ करवाओगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इसके साथ करवाओगे चाहे किसका किसी के साथ करवा लो, मतलब चार तरीके से जैसे आप गुना करते हो वही बात मान लो कि पहले एक टी का इन दोनों के साथ करवाना है तो दोनों ही क्या आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह इसका करवाओगे इन दोनों के साथ तो भी क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ही प्राप्त होगा। मतलब कुल मिला के यही जो रिजल्ट होगा इसके चारों बार जो गुना होंगे उससे क्या प्राप्त होगा। तो इसे तो क्या कहते हैं, शुद्ध लंबे, इसे कहते हैं शुद्ध बोने। लेकिन हमें जो प्राप्त हुए उन्हें क्या कहते हैं, अकेले लंबे कहते हैं, शुद्ध लंबे नहीं कहते, क्योंकि ये ना तो लंबे होते ना ही बोने होते, उनके बीच का साइज होता है, इन्हें क्या कहते हैं, लंबे पौधे कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ी दो मतलब लक्षणों का, जब एक ही लक्षणों का, विभिन्न लक्षणों का, व्युत्क्रम लक्षणों का आपस में जब संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है वे तो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। और जो प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा नहीं पाता, जो छुप जाता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही नियम क्या है, प्रभाविता का नियम है, प्रथम नियम है मेंडल का। अब इसमें देखो ये पौधे क्या हुए, लंबे हुए, लंबों में आए ना, तो लंबे कौन से वाले हैं, ये वाले। तो जो कैपिटल टी है ये तो क्या हो गया, प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी जो छुप गया वो कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। कैपिटल टी तो क्या हो गया, प्रभावी, और स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी। द्वारा से समझो इस नियम को। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब लक्षणों का एक जोड़ी जो लक्षण है विपरीत लक्षणों का, एक जोड़ी ले लिए जैसे शुद्ध लंबे और एक जोड़ी ले लिए शुद्ध बोने, कि विपरीत लक्षणों का जब आपस में व्युत्क्रम या संकरण करवाया जाता है तो उस संकरण से जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है उसे तो कहते हैं प्रभावी लक्षण। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप जाता है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण, उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो ये था आपका पहला नियम, प्रभाविता का नियम। इसके बाद दूसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम, दोनों ही इसके नाम हैं, पृथक्करण का नियम भी और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी। इसके बारे में अपने जानेंगे। तो यह नियम क्या कहता है कि जो प्रभाविता का नियम था उसमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनोगे कि जो प्रभाविता का नियम था वो क्या कहता था कि विपरीत लक्षणों का जब आपस में संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण प्रकट हो गए वो प्रभावी और जो प्रकट नहीं हुए वो अप्रभावी। कि हमने प्रथम जो नियम था उससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, प्रथम पीढ़ी प्राप्त की। अब ये क्या कहता है कि जो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए उसका जो लक्षण अस्थायी रह गया था, जो लक्षण अप्रभावी रह गया था, उसके साथ जब उसका संकरण करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, संकरण से जो हमें प्राप्त होता है एक नया युग्म विकल्पी जो प्राप्त होता है, इसे ही फिर क्या कहेंगे, अपने पृथक्करण का नियम कहेंगे। कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्मजी एक दूसरे से पृथक होकर क्या करते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको ध्यान से समझो कि अपने ये लिया था, ये पहला नियम था कि शुद्ध लंबे ले लिए,
शुद्ध बौने ले लिए, इनका युग्मक बन गया, इसका टी आ जाएगा, इसका स्मॉल टी आ जाएगा। दोनों का जब क्रॉस करवाया तो हमें ये प्राप्त हो गए विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में क्या होता है कि इधर से हमें अब ये हमें प्राप्त हुए। अब इनका पुनः संकरण करवाया जाता है। तो देखो इसको पुनः संकरण करवाए जाएंगे, दोनों जगह लिखेंगे, इस साइड भी कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखेंगे, इस साइड भी क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। तो देखो इस प्रकार ये सारणी कैसे बनती है कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग अलग लिख दिया, इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। अब इसके बाद गुणा ही करना होता है, इसको इसके साथ किया तो दोनों टी आ गए, इसको इसके साथ करोगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाएगा, फिर स्मॉल को इसके साथ करोगे तो एक कैपिटल स्मॉल, और फिर स्मॉल को स्मॉल के साथ करोगे तो दोनों ही क्या आ जाएंगे, स्मॉल प्राप्त हो जाएंगे, कि दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस नियम को दोबारा से समझो कि इस नियम में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी उसी से वो विषम जो युग्मजी हैं दोनों अलग अलग होकर एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये प्रथम पीढ़ी हुई। इसमें देखो इस पीढ़ी में क्या होता है, एक बाह्य प्रारूप होता है और एक जीन प्रारूप होता है। बाह्य प्रारूप का अर्थ होता है उसको देखना है बस अपने को, ये अपने पास ये प्राप्त हुए, ये 4 प्राप्त हुए इस पीढ़ी में, ठीक है। अब बाह्य प्रारूप का अर्थ है अपने को बाहर से देखना है कि वो पौधे कैसे हैं। आपके सामने 4 पौधे हैं, लंबे हैं, बौने हैं, आपने वो देखना है। तो अब देखो इसको देखेंगे तो ये कैपिटल टी 1 होना चाहिए, जिसमें कैपिटल टी 1 होगा वो बाह्य प्रारूप में गिने जाएंगे। तो कैपिटल टी 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो कितने हो गए, 3। और फिर स्मॉल टी वाला क्या बच गया, 1। तो बाह्य प्रारूप क्या हो गया, 3:1। बाह्य प्रारूप क्या हो गया, 3:1। अब आपने इसको प्रॉपरली रूप से समझे। जीन प्रारूप अनुपात के लिए जीन प्रारूप क्या कहते हैं उसको अंदर से देखना पड़ता है, उस अपने अब इसको ध्यान से देखेंगे। जीन प्रारूप क्या कहता है कि शुद्ध लंबे अलग करने हैं, शुद्ध बौने अलग करने हैं, बीच वाला साइज अलग करना है। तो शुद्ध लंबे कौन से होंगे, जिसमें दोनों टी कैपिटल होंगे, और दोनों टी कैपिटल कितने में है, 1 में, तो उसका क्या आ गया, 1। अब इसके बाद आएंगे जो ठीक ठीक लंबे हैं जिनमें 1 टी होना चाहिए। अब 1 टी किस में है वो देखो, 1 टी है, इन दोनों में 2 आ जाएंगे, और फिर शुद्ध बौने आएंगे, वो भी क्या आएगा, 1। तो जीन प्रारूप क्या कहता है, 1:2:1। बाह्य अनुपात को बाहर से देखना है कि 1 कैपिटल होना चाहिए, वो आपका बाह्य अनुपात 3:1। जीन प्रारूप अनुपात कहता है पूरा डीपली ध्यान से उनके जीनों को देखो तो शुद्ध लंबे अलग होंगे, सिंपल लंबे अलग होंगे और बौने अलग से होंगे। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा जो नियम है, इसका आगे का पार्ट अभी पड़ा है, पूरा नहीं हुआ, तो इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ से धन्यवाद।